ताना बाना में आपका स्वागत है पूर्वानंद जी। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार। ये जो खुशी की रात है, ये अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प कहानी लगी मुझे। इस उपन्यास का जो कथानक है, उसमें एक रहस्य जैसा बुना जाता है और आप कुछ भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि अब ये कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है। तो एक तो जो इसका पात्र है, किरदार है, मुख्य किरदार है अहमद, वो अपने तरह से जिस तरह से खुलता जाता है और फिर बाद में जिस तरह से उसकी चीजें एक अदृश्य उसकी पत्नी है, शबे बारात का मामला है, खुशबूदार हलवा है, ये सब एक बड़ा ही दिलचस्प मामला बनता है। आपने इस उपन्यास को कैसे देखा? मैंने इस उपन्यास को जैसा आजकल सारे उपन्यासों के साथ होता है, मैंने थोड़े शक के साथ पढ़ना शुरू किया कि आखिर ये उपन्यास बन पाएगा या नहीं। लेकिन एक तो इस उपन्यास में, जैसा आपने कहा, एक जासूसी उपन्यास का तत्व है, यानी यह रहस्य का एक तत्व बना के रखता है, तो आपकी उत्सुकता बनी रहती है, जो पहला गुण है कहानी का या उपन्यास का, जिसको बहुत लोगों ने एक निकृष्ट गुण माना है। लेकिन कहानी या उपन्यास को बनाए रखने के लिए वो बहुत ही आवश्यक है। उत्सुकता को बनाए रखना और उसको टिकाए रख पाना, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा कि यह उपन्यास राजनीति के दबाव को, समकालीन राजनीति के दबाव को झेल पाता है कि नहीं, और उसको साध पाता है कि नहीं। क्योंकि जैसा आपने पढ़ा ही है कि यह उपन्यास दरअसल आज के हिंदुस्तान के बारे में है, और आज के हिंदुस्तान की जो दुश्चिंताएं हैं उनके बारे में है। खासकर आज के हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या स्थिति है, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, यह उपन्यास उसके विषय में है। और सिर्फ उसके विषय में नहीं है, मुसलमानों के बारे में हिंदुओं के अंदर किस प्रकार धारणा बनती है, उनके रिश्ते कैसे बनते हैं, उसके बारे में भी है। तो ये एक बहुत नाजुक सा विषय था, जिसको संभालना किसी उपन्यास के लिए कठिन होता है। और अगर हम याद करें तो पिछली बार हम बात कर रहे थे राकेश कायस्थ के उपन्यास की, और उसने भी बहुत कामयाबी के साथ साधा इसे, समकालीन राजनीति के दबाव को। तो इस वजह से मुझे उपन्यास अच्छा लगा कि यह एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर चलता है, और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मुसलमान दिल और दिमाग को हमारे सामने खोल कर रखता है, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ। एक हिंदू पात्र है जो उसका सहयोगी भी है, जिसने उसे नौकरी दी है, जिसका लंबा साथ है, मेहरोत्रा, जो उसे बहुत चाहता भी है, लेकिन कैसे उसके मन में उसके प्रति शक पैदा होता है। और उसके लिए जो औपन्यासिक युक्ति अपनाई गई है वो बहुत अच्छी है कि वह जब अपने घर ले जाता है उसको, एक तूफान, बारिश और तूफान की रात में, और वहां कहता है कि आज शबे बारात है, और आपने देखा ही होगा कि वह सिर्फ एक दिन छुट्टी लेता है शबे बारात के रोज, और शबे बारात का मतलब नहीं मालूम है उसके मालिक को, मेहरोत्रा को, और वह उसे बतलाता है कि शबे बारात क्या होती है, जिसमें आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं। लेकिन यह शबे बारात एक बहुत सुंदर धुरी है, या एक धुरी है जिसके इर्द गिर्द आप अहमद के जीवन को बनते हुए देख सकते हैं और एक तरह से खुलते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके जीवन की पूरी त्रासदी, अहमद और अहमद की पत्नी, जो कि नहीं है, मारी जा चुकी है, लेकिन यह रहस्य बहुत बाद में जाकर खुलता है। तो वह जो शबे बारात को अपनी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ हलवा निमकी के साथ खिलाता है मेहरोत्रा को, जो हलवा है ही नहीं प्लेट में, और जिसे मेहरोत्रा देखता है कि अहमद बहुत जायके के साथ खा रहा है, स्वाद लेकर खा रहा है, और वो गायब हलवा एक 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 मन में शक पैदा कर देता है कि अहमद एक ऐसी चीज है जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। और जी। फिर वह उसके रहस्य को जानने की कोशिश करता है, और तब उसे सिर्फ अहमद की जिंदगी पता नहीं चलती है, पाठक को भारत में मुसलमान के रूप में रहने की मुश्किलों का
एहसास होता है। जी, तो आपने ठीक कहा कि ये 2 स्तरों पर एक तरफ हिंदुओं की मानसिकता उनको उजागर करती है और दूसरी तरफ मुस्लिम साइकी को उजागर करती है। जो हिंदू जो एम्प्लॉयर है, मेहरोत्रा हैं, वो उन्हें लेना नहीं चाहते हैं। एक रस्म अदायगी के लिए उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया है। उनके अंदर एक अपराध बोध है कि मौका तो देना चाहिए। वो पहले से ही खारिज कर चुके हैं, इंटरव्यू के दौरान खारिज करने का फैसला कर चुके हैं। लेकिन एक छोटी-सी बात है कि अहमद बहुत सारी भाषाएँ जानता है जो उसके बिज़नेस में कारगर साबित हो सकती हैं और सिर्फ़ इस बिना पर उसको रख लिया जाता है और वो सबसे विश्वसनीय मतलब वो स्वीकार करता है कि उसके बिज़नेस में जितना योगदान उसका अपना है, उतना ही अहमद का भी है। तो यहाँ पर एक रिश्ता हमें इस तरह का दिखता है, लेकिन जिस घटना का ज़िक्र किया आपने, वो जो साइकी बनी है, जो सूरत में उसकी पत्नी रोशनी की हत्या जिस तरह से की जाती है दंगों के दौरान, उससे निर्मित साइकी निकल कर आती है और वो संदेह का बीज पैदा करती है मेहरोत्रा के मन में। तो ये कई स्तरों पर समकालीन राजनीति और जो आपने कहा, उन सबको उधेड़ बुनकर रखती। मुझे कभी-कभी लगता है एक तरह का काफ़्का का प्रभाव, काफ़्का इफ़ेक्ट इसमें वो नज़र आ रहा है कि कैसे कहानी शुरू होती है और कहीं दूसरी तरह से खुलती जाती है। आपकी टिप्पणी? जी हाँ, यह मानवीय रिश्तों की कहानी है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमें अहमद को नहीं भूलना चाहिए कि अहमद बनता कैसे है। अहमद बहुत सारी भाषाएँ जानता है क्योंकि वो गया जो कि एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, उस बौद्ध तीर्थ स्थल में आने वाले सैलानियों और वहाँ के श्रद्धालुओं की भाषाएँ सीखता जाता है। एक तरह से वो कॉस्मोपॉलिटन है। तो एक मुसलमान की जो छवि रूढ़ हो गई है लोगों के दिमाग में, अहमद उससे अलग है। अहमद एक सहिष्णु व्यक्ति है, अहमद ज़रूरी नहीं है कि पाँचों वक़्त नमाज़ पढ़ता हो, लेकिन अहमद शब-ए बारात को याद रखता है। अहमद अपनी माँ के साथ है, जब उसकी माँ को कब्रिस्तान में नहीं घुसने दिया जाता है क्योंकि कट्टरपंथियों का ज़ोर बढ़ा है और औरतों को नहीं घुसने दिया जाएगा, तो वह अपनी माँ के साथ रहता है और अपने पिता की कब्र पर फ़ातिहा पढ़ने नहीं जाता है। वह ट्रेन के पटरी के किनारे-किनारे लग 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 कर जाकर अपनी माँ के साथ अपने पिता की कब्र को देखता है और याद करता है। तो अहमद जो एक कॉस्मोपॉलिटन है, बहुभाषी है, उसके बावजूद वह और जो कि मुसलमान जैसा नहीं है, लेकिन उसका नाम जो उसको नौकरी नहीं देता शायद, लेकिन उसकी 5 कॉस्मोपॉलिटन या 5 अनेक भाषाएँ जानने ने उसको नौकरी दी। उससे वह उस त्रासदी से नहीं बच पाता है जो हिंदुस्तान में एक साधारण मुसलमान की त्रासदी होगी। यानी उसकी पत्नी जला ही दी जाती है और वह भी इसलिए कि उसकी पत्नी किस धर्म की है यह पता नहीं। उसने शादी की है रोशनी से और उसका पता नहीं है कि वो मुसलमान है या हिंदू है या बौद्ध है, कौन है, इसका पता नहीं है। इसके बावजूद रोशनी जला दी जाती है और जब वह जलाई जा रही है, तो वह पूरा दृश्य जिसमें वह माफ़ी नहीं माँगती है, वो गिड़गिड़ाती नहीं है। उसको ये 2002 का वाक़या है ना? जिसमें भीड़ आकर उसको मार डालती है और वह उसके जीवन में एक चिरंतन उपस्थिति बन जाती है। वो उससे बातचीत करता रहता है, उसका बनाया हुआ हलवा जो कि नहीं है, वह उसको खाता भी है और उसी तरह अपने साथी को दे भी देता है, अपने मालिक को देता भी है और उम्मीद करता है। तो हाँ, इस पर वह असर है लेकिन मैं कहूँगा कि यह ताबिश खैर मैं औपन्यासिक कौशल उनका मानता हूँ और संवेदनशीलता कि इसमें बिना सामान्यीकरण के, बिना सरलीकरण के उन्होंने जो भारतीय समाज में मुसलमान जिस विडंबना का शिकार है भारतीय समाज की, उसको उन्होंने बिना अतिशयोक्ति के, बिना कड़वाहट के सामने रख दिया है। इसलिए उपन्यास आखिर में एक बहुत गहरा खालीपन आपके भीतर छोड़ जाता है। जी, यहाँ मैं एक अंश पढ़ना चाहता हूँ जो अहमद के अनुभवों से निकला हुआ है और हम जानते हैं कि वो दफ्तर में कई बार ऐसी टिप्पणियाँ करता है जो जो उनके साथी लोग हैं उनको चौंका देती हैं। एक अलग मायने उनके होते हैं।
यहाँ एक छोटी सी टिप्पणी है, इसका अंश है। अहमद ने एक बार कहा कि हिंसा वायरस की तरह है, ये दूसरों को बीमार कर फैलती है। अहमद गांधी के अहिंसा के दर्शन का बचाव करता रहा था, जिसकी उसके कुछ साथी आलोचना करते थे, जो बीजेपी के हिंदुत्व की विचारधारा का धार्मिक नहीं बल्कि बौद्धिक कारणों से समर्थन करने की बात करते थे। उसने ये बात उस वक्त कही थी। मेरे ख्याल से उसकी दलील ये थी कि हिंसा को रोकने का एक ही रास्ता है कि उसे अपनाने से इनकार कर दिया जाए, नहीं तो आप उसके वायरस के वाहक बन जाते हैं। ये आपके जरिए और फैलती है। लेकिन उसका क्या होगा कि अगर आपको इस वायरस की सुई ही लगा दी जाए, तब क्या होगा जब आपके समाज के डॉक्टर आपको इस वायरस की सुई लगा दें। तो ये वायरस का प्रकरण कोरोना के आने के बाद भी हम ये सांप्रदायिकता के वायरस की बात करते रहे हैं, और ये हिंसा का वायरस जिसको अहमद अपने तरह से कह रहा है। और क्या चीज जोड़ना चाहते हैं आप इस उपन्यास के मुतालिक? नहीं, मैं उस बात को दोहराना चाहता हूँ जो हम लोगों ने शुरू में की है कि इस उपन्यास में आप उन सारी उलझनों को देख सकते हैं जो इस वक्त हिंदुओं के दिमाग में मुसलमानों को लेकर हैं। मुसलमान कैसे होने चाहिए, और अहमद उस हिसाब से एक अच्छा मुसलमान है, क्योंकि वह ज़रूरी नहीं है कि हलाल गोश्त ही मांगता हो। वह किसी भी प्रकार की धार्मिक जिद नहीं करता है, वह पांचों वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, वो बहुत सारी छुट्टियां नहीं मांगता है, सबसे वह एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जैसा यह उपन्यास कहता है, उसके बावजूद वह अपनी नियति से मुक्त नहीं हो पाता है, और उसके बावजूद उसका जो सहयोगी मालिक है वह अपने पूर्वग्रह से कहीं मुक्त नहीं हो पाता है। तो इस बात को समझना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि वह कौन सी मनोवैज्ञानिक गांठ है जो भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के रिश्ते के बीच पड़ गई है, और उसको कैसे खोला जाए, उस गिरह को कैसे खोला जाए। जी, अंत में बस छोटी सी बात मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि एक तो हिंदी के प्रकाशक अपनी किताबों को बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से नहीं छापते हैं। ये उसका एक उदाहरण है। अंदर के पेजों का आप देखें, चाहे फॉन्ट लें चाहे लेआउट लें, बहुत ही घटिया, ऐसा लगता है जैसे 20-30 साल पहले की कोई उपन्यास हमारे हाथ लगा हो, हम उसे पढ़ रहे हों। और दूसरी बात, थोड़ा सा मुझे अनुवाद को लेकर भी तकलीफ हुई। थोड़ा सा बेहतर हो सकता था इसका तर्जुमा। हाँ, हालांकि समी अहमद ने अनुवाद में काफी कोशिश की है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि थोड़ी और सफाई, थोड़ा और सद्भाव चाहिए था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अनुवाद ने मूल की आत्मा को लगभग हमारे पास पहुंचा दिया है, तो बाधा नहीं पड़ती है। जैसा आमतौर पर मैं हिंदी के प्रकाशकों के जो अनुवाद छपे होते हैं उनको पढ़कर देखता हूँ, तो वो अपठनीय हो जाते हैं। उस दृष्टि से अपठनीय नहीं है। इसकी एक वजह होगी कि समी को उर्दू की जानकारी भी है, और समी खुद भी गया के हैं, तो उस पूरी पृष्ठभूमि की जानकारी भी उनको है, तो वो कर पाए होंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि अनुवाद में थोड़ी और सफाई की आवश्यकता थी। फिर भी यह उपन्यास बावजूद खराब छपाई के, थोड़ी लापरवाह छपाई के, पठनीय है और सबको पढ़ना चाहिए। और हिंदी के पाठकों को तो पढ़ना ही चाहिए, यह देखने के लिए कि राजनीति को उपन्यास में, और समकालीन राजनीति को, बिल्कुल आज की राजनीति को उपन्यास में साधा कैसे जाता है। जी, और कैसे बहुत ही कसा हुआ नॉवेल लिखा जा सकता है, जिसमें एक भी लाइन आपको फालतू नहीं लगती है। सब जरूरी चीजें हैं वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी इस पुस्तक की समीक्षा के लिए। धन्यवाद आपका। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।